बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इससे पहले अपना जो लेक्चर हुआ था हमने उसमें जो मालूमात हासिल किए थे, हमने देखा था कि 1947 के बाद भारत को कौन से चैलेंजेस दरपेश है, यानी कौन से उनको चैलेंजेस रहे हैं। ठीक है, 1947 के बाद मेन जो प्रॉब्लम रहा था देसी रियासतों का इंज़माम। फिर उसके बाद 1960 के बाद के जो मसाइल थे उसमें नक्सलवादी तहरीक, शुमाल मशरक़ी इलाक़ों का जो मसला था वो, किसानों की तहरीकें वग़ैरह। उसी तरह से 70 और 80 के बाद अगर हम देखेंगे तो बाबरी मस्जिद का रहा है मसला, लिटिक जो थी एक तहरीक श्रीलंका की, वो भी हमने देखा था। और हमने ये देखा था कि ये जो खालिस्तान तहरीक हुई उसका नतीजा ये हुआ, आगे जाकर इंदिरा गांधी को क़त्ल किया गया। लिट्टे तहरीक का नतीजा राजीव गांधी क़त्ल हुए। उसके बाद हमको जो मौजूदा दौर के आज चैलेंजेस देखना है, आज भी जो मौजूद है भारत के लिए ये चैलेंजेस है। ठीक है, तो आज हमारा जो लेसन चल रहा है अपना, आज का भारत अमान, इस्तेकाम और कौमी एकजहती को चैलेंज, उसका देखेंगे हम पार्ट ए, पार्ट जो है 8 जो है उसका ए। ठीक है, तो देखो ये जो कुछ भी है आप लोग पहले ये समझते चलो कि ये सिर्फ किताबी चीज़ें नहीं है। ये जो कुछ भी बताया जा रहा है ये एक्चुअल में है, हकीकत में है, ये आज भी है, मौजूद है। और भारत को ये मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको मतलब प्रैक्टिकली देखते चलेंगे कि जिस तरह से देखो साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, लैब में जाते हैं वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके रिजल्ट्स वगैरह जो कुछ है वो आते हैं। तो वैसे देखो हमारा पास तो जो है पॉलिटिकल साइंस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सब कुछ जो चीज़ें इसमें जो मौजूद है बुक में, ये हमको आसपास होते हुए नज़र आती है। ये कुछ अलग सी चीज़ नहीं है कि कोई एक राइटर बैठा है और कुछ अपनी ख्याली चीज़ें लिख रहा है, नहीं, बल्कि हर चीज़ हकीकत से रिलेटेड है और ये मौजूद है। अगर हम आसपास अगर थोड़े से अलर्ट होकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं और हमको ये सब बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि आजू बाजू हमको होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे हम आप लोग जो है टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं तो उसमें जो चीज़ें नज़र आती है तो कैसे याद रहती है, तो वैसे ये चीज़ें भी देखते चलो आप, तो ये आपको ईजी जाएगा। तो देखो आज हमको जो देखना है भारत की जो कौमी दरपेश में जो सबसे मौजूदा दौर के जो मसाइल हैं, तो उसमें है अमन व अमान कायम करना, माशी तरक्की, समाजी तहजीबी मसाइल मौजूदा दौर के चैलेंज है। ठीक है, भारत के कौमी इस्तेकाम का मसला, ज़ात पात आज भी है ये मसला, इलाक़ाई मसाइल भी है, अदम मसावत का मसला भी है। लेकिन हमको जो मेन वाले जो 3 चैलेंजेस देखना है, उनमें से सबसे पहला हमको देखना है जो कौम की तामीर में है, जो कौमी एकजहती के लिए जो सबसे मेन वाले जो 3 मसाइल रहेंगे, उसमें सबसे पहला है जम्मू कश्मीर का जो मसला है और उनसे जो सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी, ये फर्स्ट वन प्रॉब्लम है, फर्स्ट वन चैलेंज है आज के दौर का भी, पहले भी था आज भी है। बाएं बाजू की इंतहा पसंद तहरीकें, ये सेकंड वाला है। और थर्ड है दहशतगर्दी। तो ये 3 चैलेंजेस पे अभी हमको फोकस करना है। हमने पूरी जो है मालूमात ली है कि ये दौर में ये थे, ये दौर में ये थे, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाले 3 जो चैलेंजेस रहेंगे ये मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये ज़रा सा तवज्जो से आप लोग सुनते चलो। अब जम्मू कश्मीर में सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी, तो ये जो है कश्मीर का जो मसला है इसके बारे में। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी पिछले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, कश्मीर का मसला कैसा रहा है। तो जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो तब है ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके रूह से क्या किया गया था कि जो देसी रियासतें हैं उनको ये आज़ादी दी गई थी कि वो भारत में जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या आज़ाद रहें। ठीक है, ये वाला याद रखो आप, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, ये आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब मुल्क आज़ाद हुआ अपना 1947 में हुआ था, उस वक्त ये रखा गया था, एक एक्ट बनाया गया था। और ये अलग अलग जो रियासतें थी, इससे पहले भी हमने आपको समझाए थे कि जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था तो अलग अलग राजा नवाब महाराजाओं की रियासतें थी, ये अपने अपने इलाके में हुकूमतें करती थी लेकिन अंग्रेज़ों की ज़ेर सरपरस्ती। तो अब इन रियासतों को ये हक़ दिया गया था कि आप चाहे तो पाकिस्तान में चले जाओ, चाहे आप क्या कहेंगे इंडिया में रहो, चाहे फिर आप आज़ाद रहो। तो उस वक्त कैसा था देखो, वहाँ का जो था देखिए राजा जो थे कश्मीर के राजा थे हरि सिंह।
और उनका देखिए कि ये अभी जो हमने शॉर्ट में दिया है, आप लोग चाहे तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आगे आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते चलते हैं हम। हाँ, तो सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसके तहत ये इख्तियार था कहाँ जाना है। और उस वक्त कश्मीर के ये जो राजा थे हरि सिंह थे, तो इन्होंने ये फैसला किया था कि वो ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, बल्कि वो आज़ाद रहेंगे। उन्होंने आज़ाद रहने का तय किया था। और ये जो एक्ट बनाया गया था, तो ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए, ये माउंटबेटन प्लान था। ये जो लास्ट जो अपने पास के गुजरे यहाँ आए थे, यहाँ अंग्रेज़ अफसर रहे थे आज़ादी के वक्त, उन्होंने ये प्लान बनाया था कि इस तरह से रखा जाएगा। देखो फोटो में भी है ये। तो ये इस तरह सा ये जो हुआ था, तो राजा हरि सिंह ने सोच लिए थे कि वो नो आज़ाद रहेंगे। और वहाँ का मसला ऐसा था कि वहाँ आबादी मुस्लिम ज़्यादा थी, राजा हिंदू थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर का इस तरह से था। तो लेकिन कैसा था, इन्होंने आज़ाद रहने का तो फैसला कर दिए थे, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान के जो कबायली थे, उन्होंने क्या किया था कि कश्मीर पे ऐसा छापा मार दिए थे और उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से पाकिस्तान में शामिल करना चाह रहे थे। ठीक है, कबायली थे जो पाकिस्तानी कबायली, जो सरहद, क्यों तो कश्मीर का इलाका ऐसा है सरहद पर है, उधर साइड से पाकिस्तान इधर से इंडिया, तो उधर से कबायली आ गए थे। और वहाँ से फिर उसकी वजह से क्या होना हुआ कि जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने मजबूर हो गए कि अगर यहाँ पर मैं इंडिया के साथ अगर समझौता नहीं करता हूँ, भारत के साथ नहीं करता हूँ, तो नतीजा क्या होगा कि कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में चला जाएगा। तो इसलिए मजबूरन वहाँ के राजा हरि सिंह ने क्या किया, वो जो अलहाक का जो मुआहदा था, यानी कि भारत में शामिल होने का जो मुआहदा था, उस पर दस्तखत कर दिए। और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, भारत की जो यूनियन है उसमें जम कर दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पर है, ये न्यूज़पेपर का उस दौर का ही कट है। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान से, तो उनको बाद में से भारतीय फ़ौज वहाँ पर दाखिल होगी जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने कश्मीर को अपने उसमें भारत में जम कर लिया। लेकिन कुछ इलाका जो है उधर कश्मीर का कुछ इलाका पाकिस्तान में भी चला गया। ठीक है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर का जो मसला है, ये हमेशा कशीदगी, इंडिया पाक दोनों में हमेशा कशीदगी का वजह बनी रही है। तो उसको लेते हुए सबसे पहले जो जंग हुई थी इंडो पाक में, वो थी 1947 और 48 में। ठीक है, ये उर्दू में लिखा हुआ है ऊपर का जो है 1947 और 48 है, वो थोड़ा सा अजीब टाइप का आया वाला है। उसके बाद जो है सेकंड जो यही इशू को लेकर हुई थी जंग 1965 में। ठीक है, पाकिस्तान के साथ ये दो जंग याद रखिए। तो 1965 में अमानुल्लाह खान ने मजलिस अवामी मुहाज बनाई, फिर जो है एक गैर सरकारी फ़ौजी शोबा भी बनाया जिसे नेशनल लिबरेशन फ्रंट कहा गया। और वो क्या करने लगे वहाँ पर, तहज़ीब कर, यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा इंतशा पैदा करने लगे। और इसी का नया नाम, ये यानी कि अमानुल्लाह खान ने जो बनाए थे, उसी का नया नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। और ये कब पड़ा है, 1977 में। ठीक है, तो इस तरह से कश्मीर की वजह से हमेशा से थोड़े से हालात जो है भारत के मुश्किल में रहे हैं, और इसका नतीजा ये रहा है, ये एक चैलेंज रहा है। और पाकिस्तान के साथ सबसे पहली जंग हुई थी 1947-48, याद रखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड जो वॉर हुई थी 1965 में हुई थी। और उसके बाद जो है जो हमने देखे कि 65 में अमानुल्लाह खान ने मजलिस अवामी मुहाज बनाई, नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाई, और जो 77 में क्या बन गया उसका नाम, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF कर दिया गया। अब आगे जाकर क्या हुआ है, देखिए कश्मीर के हालात समझ रहे हैं आप, एक स्टोरी की जैसे समझते चलो आप लोग। फिर 1989 में क्या हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि इनकी जो थी, जो क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट थी, और एक दूसरी भी थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके लीडर का कत्ल कर दिया गया। ठीक है, कब हुआ था ये वाक़या, 1989 में। तो उस वक्त भारत के जो वज़ीर दाखिला थे, उनका नाम था मुफ्ती सईद, और उनकी बेटी की जो है रुबीना मुफ्ती का अगवा कर लिया गया। ठीक है, और वो लोग मुतालबा ये करने लगे कि कश्मीर को आज़ादी दी जाए। ये देखिए किस तरह से वहाँ मसले बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि पहले तो वो भारत में जम होना, वो एक बड़ा चैलेंज था, वो हल हो गया। तो इंडो पाक वॉर हुए, वो हल होने के बाद फिर ये यहाँ पर जो कुछ ऐसे पार्टियाँ थे जो वहाँ पर इंतशार पैदा करने की कोशिशें करते रहते थे, उसी में ये हुआ
कि 1989 में उनके एक लीडर का कत्ल हुआ और उन्होंने नतीजा क्या किया कि मुफ्ती सईद की बेटी अभी भी जो है देखिए वहाँ पर जो मुफ्ती, उनका नाम जहन में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है हमारे, वो एकदम से याद है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो उनकी जो है मुफ्ती सईद की जो बेटी थी रूबीना मुफ्ती, उनका अगवा कर लिया गया और मुतालिबा ये था जिसने अगवा किया था कि कश्मीर को आज़ादी दी जाए। और उसी के साथ साथ आगे जाकर ये हुआ कि 1990 में कश्मीरी पंडितों ने वहाँ से उनको ये तमाम हालात की वजह से हिजरत करना पड़ी और ये जो जारियत है आज तक जारी है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, इंडिया के होम मिनिस्टर थे, ठीक है, मुफ्ती सईद, उनकी बेटी को इस तरह से टेररिस्ट ने जो है अगवा कर लिया था। और उनको जो था उसके बाद में उनको किस तरह से छोड़ा गया कि 5 टेररिस्ट जो थे JKLF के, यानी कि वो जो पार्टी हमने बताए थे आपको, उसके उनको फ्री करना पड़ा, तो फिर कहीं उनको छोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट वहाँ पर रहा कि यानी कितना बड़ा उनका उनमें वो आ गई थी हिम्मत कि इस तरह से उन्होंने एक मिनिस्टर की बेटी को भी किडनैप कर लिया। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान, मतलब वहाँ पर जो थे ये उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा था, कुछ कश्मीरी पंडित वगैरह जो रहते थे, तो उनको भी वहाँ से हिजरत करनी पड़ी। मुतालिबा क्या था? फ्री कश्मीर, यानी कि उनको ना इंडिया में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है। उन्होंने क्या चाह रहे थे? उनका मुतालिबा आज़ाद कश्मीर। और कश्मीरी पंडित जो है वहाँ से जो हिजरत करके चले गए, वो लोग इधर उधर, उन लोगों को फिर भी आज भी डिमांड है कि वो लोग वहाँ पर वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कश्मीरी पंडितों को भी वहाँ के हालात की वजह से हिजरत करनी पड़ी है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर की जो दहशत गर्दी है, हमने जो देखा अभी तक के कि इस तरह के हालात वहाँ पर उनका पास्ट रहा है। समझ गए ना आप लोग? हाँ, वो मुफ्ती जो नाम बोल रहे थे ना हमको अभी की, उनकी जो बेटी का नाम याद नहीं आ रहा था, वो मिनिस्टर भी रही है, महबूबा मुफ्ती। वो अभी इनकी सईद मुफ्ती की ही बेटी है। उन्होंने कश्मीर में आज भी एक्टिव है पॉलिटिशियन, और वो वहाँ की चीफ मिनिस्टर भी रही है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर दहशत गर्दी के अब क्या वजूहत है, क्यों वहाँ पर इस तरह के हालात रह रहे हैं? तो उसका देखो, सबसे पहला तो कहा जाता है कि वहाँ पर जो है सरहद पार से यानी पाकिस्तान की, उनको हमेशा मदद होती रहती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत होती है, आप लोग आए दिन न्यूज़ में भी देखते होंगे। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन की पनाहगाह है। और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के जो हाफिज़ सईद है जमात उद दावत के, और अर्रहमान लखवी की भी खुलेआम सरपरस्ती कर रहे हैं, यानी कि सरहद के पार से जो है इनकी बहुत मदद होती है, ऐसा कहा जाता है। और इसका ही नतीजा है जो देखिए कि 2016 में जो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, यानी कि जो मकबूजा इलाका है कश्मीर का पाकिस्तान के कब्ज़े में, वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। इस तरह की दहशतगर्दों का वहाँ पर कैंप था, उसे ख़त्म किया गया था। न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आई थी। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए 2019 में ये हुआ था कि पुलवामा में ये ऐसे ही दहशतगर्दों ने एक हमला किया था, खुदकश हमला। उसमें गाड़ी को उड़ा दिया गया था फ़ौजियों की, जिसमें 40 फ़ौजी मारे गए थे। सॉरी, मारे नहीं गए थे, शहीद हो गए थे। और जो फ़ौजी इस तरह से होते हैं उनको शहीद हो गए, इस तरह कहा जाता है। तो ये शहीद हुए थे। तो ये हालात, यानी कि वहाँ पर हमेशा ये कुछ ना कुछ चलते रहता है। और इसका जो ज़्यादातर रीज़न जो बताया गया है कि ये है कि वो सरहद पार से इनकी हर लिहाज से मदद की जा रही है, नतीजा वहाँ के हालात अमन में नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर में जो इस तरह का अदम इस्तेहकाम है, तो उसके अब क्या असरात हैं? अब जाहिर सी बात है, अदम इस्तेहकाम रहेगा तो उसके वहाँ इंतशार रहेगा, तो क्या असरात रहेंगे? तो सबसे पहला तो है देखो, कौमी सालिमियत को ख़तरा, यानी कि पूरा जो मुल्क जो है कौमी जो इस्तेकाम रहे, यानी कि एक हिस्सा है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, भारत का एक हिस्सा है, लेकिन वो इस तरह से इंतशार का शिकार है, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे मुल्क की एक जो सालिमियत है, हम सब एक है, उसको थोड़ा सा एक ख़तरा पैदा होता है। पता नहीं कि वो लोग कब क्या करेंगे, ऐसे हालात रहते। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसका नतीजा असरात ये रहे कि हुर्रियत जो है वहाँ पर एक जो तहज़ीब कार्य करने वाली एक पार्टी है, तो उसका भी, इन्हें भी है ना, जो बहुत बड़ा एक चैलेंज रही है वहाँ के इस्तेकाम क़ायम होने में, ये बहुत बड़ी एक रुकावट है। फिर उसके बाद यहाँ के असरात ये है कि अदम इस्तेकाम जो है, तो यहाँ अवामी एहतजाज मुसलसिल होते रहते हैं। आए दिन लोग जो होता है कि
पुलिस पर, अफवाज पर संगबारी की जाती है, स्कूल की इमारतें नजर आतिश कर दी जाती है। देखिए ये जो है ये हुर्रियत है। हुर्रियत की वजह से भी कैसा है कि इन लोग क्या करते हैं, हमेशा से इस तरह के रैलीज वगैरह निकालते हैं, आज़ादी का मुतालबा करते हैं, तो वो वहाँ जो है अमन कायम होना चाहिए, वो नहीं होता। उसी तरह से जो है स्कूल, बहुत सारे स्कूल देखिए 30% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर ऑक्यूपाइड बाय CRPF का उन्होंने कंट्रोल में ले ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये स्कूल को जला दिया गया जहाँ तालीम हासिल करते हैं। आपने वो नाम सुना होगा, देखिए मलाला, हाँ मलाला जो है मलाला जई, जिनको नोबल अवार्ड मिला है, पाकिस्तान की लड़की है ये, और ये मतलब यहीं कश्मीर के पास के जो आता है उस इलाके में, और स्कूल को वहाँ पर जो पढ़ने के लिए वहाँ पर रोका जाता था और वो जाती थी, तो उसमें ही टेररिस्ट के हमले में उन ज़ख्मी हुई थी वो लड़की, यूसुफ मलाला जई। तो वो लड़की ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो ये मतलब इस तरह से एजुकेशन का जो मामला है कि जहाँ तालीम हासिल करते हैं वो वहाँ पर भी दहशतगर्दों के ज़रिए से वो जलाए जा रहे। और ये संगबारी के ये जो सीन है ये तो आए दिन वहाँ पर चलते हैं। अवाम का एहतजाज जो है हमेशा चलता है, आए दिन कर्फ्यू लगा हुआ रहता है। तो ये नतीजे हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो है कि इस तरह से वहाँ दहशतगर्दी की वजूहात है और उसके असरात भी हमने देख लिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर को है ना एक खुसूसी दर्जा दिया गया था, और ये कौन से से दिया गया था? आर्टिकल 370 के ज़रिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके ज़रिए से जम्मू कश्मीर को खुसूसी मराद दिए गए थे, लेकिन अगस्त 2019 में ये मसला, ये 370 जो आर्टिकल वो ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर एक रियासत मजलिस क़ानून साज़ असम्बली के साथ होगी और लद्दाख मजलिस क़ानून साज़ असम्बली नहीं। अब देखो क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 370, तो इसके ज़रिए से कैसा था, जब इंज़माम हो रहा था, यानी अल्हाक़ हो रहा था, कश्मीर भारत में जब शामिल हो रहा था, तो उस वक्त कश्मीर को स्पेशल सहूलतें दी गई थी, उनकी शर्त पर वो शामिल हुआ था, दूसरे रियासतों को नहीं थी, सिर्फ कश्मीर को दी गई थी। उनको क्या दिया गया था कि उनकी जो है असम्बली जो थी, उनका अपना एक आइन होता था वहाँ का, विधानसभा का, ठीक है। उसके वहाँ के इसके अलावा जो है वहाँ की प्रॉपर्टी वगैरह जो है बाहर वाले कोई ख़रीद नहीं सकते थे कश्मीर की। और वहाँ जो भी मरकज़ में जो क़ानून पास होगा, जब तक कि कश्मीर में पास नहीं होगा वो लागू नहीं होता था। तो इस तरह से ये स्पेशल सहूलतें दी गई थी। लेकिन जैसे ही ये मतलब क्या रखा गया था कि ये बीजेपी गवर्नमेंट के एजेंडे में ही था कि ये कश्मीर को अलग से इसी क्यों स्पेशल सहूलतें, इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ये 19 में ख़त्म कर दी गई। और करने से पहले देखा है आप लोगों ने, टीवी न्यूज़ में देखे होंगे, वहाँ इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया था, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से हो गया है। पहले कैसा था, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये पूरे मिलकर एक रियासत हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, मरकज़ के ज़ेरे असर ला लिया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले एक रियासत थी, लेकिन अब ये 2 हिस्से बन गए। जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग हो गया है, और यहाँ पर ये किसके रियासत नहीं रही है, हाँ अब ये क्या बन गए हैं, यूनियन टेरिटरी, यानी मरकज़ के ज़ेरे असर के इलाके। और जम्मू कश्मीर में क्या रहेगा, विधानसभा भी रहेगी, और लद्दाख में क्या है, विधानसभा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पहले जो था, देखिए आप बिफोर कैसा था, एक स्टेट थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, लेकिन अब देखो यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज, इस तरह से, ठीक है। तो ये रहा है कश्मीर का मसला, समझ गए ना आप लोग अच्छे से। यानी कि कश्मीर की तारीख अगर देखेंगे तो उनके भारत में शामिल होने के बाद, शामिल होने से जब से ही लेकर जो टेंशन रहा है तो वो आज तक के जारी है। आज भी वहाँ पर इसी तरह की मतलब कशीदगी रहती है, जैसे अमन इस्तेकाम कायम होना चाहिए, आज भी वहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा चैलेंज ख़त्म हो गया। अभी इसके बाद वाले जो है नेक्स्ट 2 इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमको बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।